बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लॉक 4 बायोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 14 ग्लाइकोजिन मेटाबॉलिज्म। अब हम ग्लाइकोजिन मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोजिन के बारे में कि ग्लाइकोजिन क्या होता है। ग्लाइकोजिन जो है ना, ये एक पॉलीमर है ऑफ ग्लूकोजेज, अल्फा ग्लूकोजेज। ये सारे जो है ना, ये ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज, इस तरह अल्फा ग्लूकोज जो है ना, इससे एक पॉलीमर बना हुआ है, इसको कहते हैं ग्लाइकोजिन। अब ये जो अल्फा ग्लूकोजेज है ना, ये कौन से बाउंड्री के थ्रू है, तो जो स्ट्रेट चेन होता है ना, ये स्ट्रेट चेन के दरमियान जो है ना अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड है, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान जो है ना बांड है, और ये अल्फा है। ठीक है, यानी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ये सिस फॉर्म में है। ठीक है, तो अल्फा है, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड, और ब्रांचिंग भी है क्योंकि ये हाईली ब्रांच्ड में, लेकिन हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर है। ठीक है, अगर इसमें ब्रांचिंग ना होती तो फिर ये अमाइलोज की तरह होता है। ठीक है, जिस तरह स्टार्च होता है, लेकिन ये हाईली ब्रांच है। इस तरह ब्रांचिंग कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान जो है ना होती है। ठीक है, यानी ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज कार्बन नंबर 6 के दरमियान जो है ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दोनों बांड जो है ना, ये अल्फा बांड है। ठीक है, तो ग्लाइकोजिन जो है ना, ये अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ है। तो ये ब्रांचिंग है। इस तरह मजीद यहाँ पे भी ब्रांचिंग है, ये बहुत ज्यादा ब्रांचिंग पे है। ठीक है, तो ये मैं समझाऊंगा खैर ग्लाइकोजेनेसिस में कि ब्रांचिंग किस तरह बनती है, तो मैं उधर समझाऊंगा। लेकिन ग्लाइकोजिन अल्फा ग्लूकोज का एक हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ रैपिडली मेटाबोलाइज ग्लूकोज इन एनिमल्स। एनिमल में जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है ना, तो ये उसका प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म है। यानी ग्लूकोज की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो ये जब हाई कंसंट्रेशन में होते हैं तो ये स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोजिन। तो ये प्राइमरी फॉर्म है, यानी एनिमल्स में ग्लूकोज पहले ग्लाइकोजिन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा बात, स्टोर प्राइमरीली इन द साइटोप्लाज्म। याद रखना ग्लाइकोजिन जो है ना, ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। ठीक है, कोई और ऑर्गेनिज्म में नहीं, साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है इन द लीवर साइटोप्लाज्म और स्केलेटल मसल। याद रखना कि ये सिर्फ लीवर और स्केलेटल मसल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, किसी और सेल में नहीं होते। लीवर और स्केलेटल मसल में, साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोजिन प्रेजेंट होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, अब ग्लाइकोजिन के मेटाबॉलिज्म में क्या आता है, मेटाबॉलिज्म में एक एनाबॉलिज्म मतलब एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब किसी चीज को जोड़ना। ठीक है, मोनोमर से पॉलीमर बनाना। तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज की, जब ग्लूकोज जो है ना ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से जब हम ग्लाइकोजिन सिंथेसिस करते हैं, इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो ये ग्लूकोज कंबाइन हो गई ना, तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक। यह एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम होती है। जबकि दूसरा जो है ना, है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नाम से पता चलता है ग्लाइकोजिन लाइसिस मींस स्प्लिटिंग, यानी जब ग्लाइकोजिन स्प्लिट होता है ग्लूकोज में, तो ये देखो एक पॉलीमर कन्वर्ट हो गया मोनोमर में, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, डिग्रेडेशन है। ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, कैटाबॉलिक। तो यहाँ पे एनर्जी हमारे पास जो है ना रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस है, दोनों मेटाबॉलिज्म हम समझाएंगे। पहले इस लेक्चर में मैं ग्लाइकोजेनेसिस एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक्सप्लेन करूंगा। अब लीवर ग्लाइकोजिन और मसल ग्लाइकोजिन में थोड़ा डिस्कस करते हैं। लीवर ग्लाइकोजिन जो है ना, ये 10% ऑफ द लीवर फ्रेश वेट, यानी लीवर का 10% वेट ये लीवर ग्लाइकोजिन सिर्फ बनाता है। जबकि मसल ग्लाइकोजिन जो है जस्ट 1 to 2% ऑफ द मसल मास बनाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्री ग्लूकोन जो है ना ब्लड में रिलीज नहीं कर सकते, इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से ये प्री ग्लूकोज मसल में रिलीज नहीं कर सकते। इसलिए मसल का मास जो है ना, ये बहुत कम रोल प्ले करता है, 1 to 2%। दूसरी पॉइंट, द प्राइम रोल इज टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग फास्टिंग, यानी रोजे के हालत में ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। इसका प्राइमरी रोल यही है कि फास्टिंग की हालत में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में का रोल लीवर ग्लाइकोजिन प्ले करता है। यानी क्या मतलब है, अगर रोजे के हालत में तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल कम होती है, तो ये लीवर ग्लाइकोजिन को कन्वर्ट करते हैं वापस ग्लूकोज में, तो इस तरह ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। जबकि मसल ग्लाइकोजिन जो है ना, मसल ग्लाइकोजिन सर्व एज एन इमीडिएट फ्यूल सोर्स फॉर एटीपी जनरेशन विद इन मसल सेल ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। यानी जब मसल की कंट्रैक्शन होती है ना, तो ये मसल का जो ग्लाइकोजिन है ना, ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ठीक है, तो एज अ फ्यूल सोर्स फॉर एटीपी जनरेशन के तौर पर काम करता है। ठीक है, मसल ग्लाइकोजिन। लीवर ग्लाइकोजिन स्टोर्स फ्लक्चुएट इन रिस्पांस टू मील, यानी खाने के रिस्पांस में लीवर का जो ग्लाइकोजिन है ना, ये क्या होता है, ये इसका स्टोरेज फ्लक्चुएट करते हैं। फ्लक्चुएट का क्या मतलब है, यानी जब हम खाना खाते हैं तो जब ब्लड इसकी डाइजेशन होती है, फिर ये ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होती है, ब्लड में आती है, तो ग्लूकोज लेवल ज्यादा होती है, तो लीवर इसको ग्लाइकोजिन फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी ग्लाइकोजिन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जब फिर फास्टिंग हालत आ जाती है, तो फिर वही ग्लाइकोजिन लीवर इसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो इस तरह इसकी जो स्टोरेज है ना, वो फ्लक्चुएट्स करती है। ठीक है, तो ये लीवर ग्लाइकोजिन और मसल ग्लाइकोजिन के बारे में थोड़ा डिस्कशन था। अब हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, यानी ग्लाइकोजेनेसिस 2 वर्ड से लिया गया है, ग्लाइकोजन यानी ग्लाइकोजिन, और नेसिस मींस सिंथेसिस। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजिन यानी दिस इज द एनाबॉलिक पाथवे। जब भी कोई चीज सिंथेसाइज होती है तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, यानी वहां पे एटीपी यानी एनर्जी की कंजम्पशन होती है। ठीक है,
It is an anabolic process in which ग्लाइकोजन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन सिंथेसाइज होती है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। याद रखना ये जो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस है ये एंटायरली साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है, कोई और ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। जैसे ग्लूकोन्यूजेनेसिस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होती थी, जबकि ये जो ग्लाइकोजेनेसिस है ना ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है, साइटोसोल में होती है। अच्छा, इसके लिए कौन सी दो चीजें रिक्वायर्ड होती है? एक तो ये तो एनाबॉलिक प्रोसेस है तो इसके लिए तो एटीपी रिक्वायर्ड है, ठीक है, एटीपी एनर्जी रिक्वायर्ड है। दूसरा यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये दो मॉलिक्यूल इसके लिए रिक्वायर्ड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लाइकोजेनेसिस के लिए कौन से दो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है? एटीपी और यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट यूटीपी, ये दो मॉलिक्यूल इसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। नाउ डिस्कस करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होता क्यों है, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि क्यों होता है, टू स्टोर एक्सेस ग्लूकोज आफ्टर मील, यानी खाने के बाद जो एक्सेस ग्लूकोज होता है ना इसको स्टोर करने के लिए, इसलिए ये प्रोसेस होता है, एक रीजन। दूसरा, टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल बिटवीन मील, यानी खाने के दरमियान जो है ना ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेंगे ताकि ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करे। यानी ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस इसलिए होना चाहिए, अगर ग्लाइकोजन सेल के अंदर ना होते तो अगर सम टाइम ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, ठीक है, जब हम खाना नहीं खाते तो फिर वही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो इस तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। सम टाइम हम खाना बहुत ज्यादा खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है, तो इसलिए सेल लीवर सेल ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं, सही है। तीसरा रीजन, टू प्रोवाइड रैपिड सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन नीडेड, जब एनर्जी की नीड हो ना तो फिर ये सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम करता है। किस तरह, अगर ब्लड के सेल के अंदर एनर्जी कम हो तो ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, फिर वो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए ये एनर्जी सोर्स भी है। Another reason, to prevent excessive rise in blood glucose concentration after eating, यानी ईटिंग के बाद जब हम खाना ज्यादा खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा होते हैं, तो लीवर और मसल क्या करता है, इस हाई एक्स्ट्रा ग्लूकोज एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, ताकि एक्सेसिव राइज ना आ जाए ब्लड ग्लूकोज लेवल में, इसलिए लीवर और मसल इसको ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए ये प्रोसेस होता है, ये 4 रीजन की वजह से। अब ये ग्लाइकोजेनेसिस होता कहाँ है, ठीक है, तो याद रखना ये लीवर में होता है, दो ऑर्गन में, लीवर में और स्केलेटल मसल में होता है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, याद रखना। अगर हम सेल डुप्लीकेशन की बात करें तो सेलुलर में, साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोसोल में होता है, कोई और ऑर्गेनिन में नहीं होता, सही है। अब ये प्रोसेस कब होता है, जब इन वेल फीड स्टेट, जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो फिर वो डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर ग्लूकोज ब्लड के अंदर आते हैं, तो फिर तब जो है ना ये प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरा रीजन, व्हेन हाइपरग्लाइसीमिया, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल ये नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो फिर लीवर और मसल सेल इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जब हाइपरग्लाइसीमिया हो यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो तब ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसको कौन स्टिमुलेट करता है, याद रखना हार्मोन है इंसुलिन, इंसुलिन इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, आगे ले जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके रिएक्शंस को कि किस तरह ये होता है, ठीक है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ इट अकर्स। अब रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एक सेल है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ग्लूट रिसेप्टर के थ्रू ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया। अब ये ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन होती है और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होती है। यह जो एंजाइम है वो है ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज, ये तो ग्लाइकोलाइसिस में भी बताया था। अगर लीवर सेल हुआ तो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम होगा, अगर मसल सेल होगा तो हेक्सोकाइनेज। ये मैंने बताया कि स्पेसिफिक सेल से रिलेटेड होते हैं ना, क्योंकि ग्लूकोकाइनेज का मैक्लेस कांस्टेंट जो है ना ये ज्यादा होता है और हेक्सोकाइनेज का कम होता है, तो ये सिर्फ लीवर में होता है ग्लूकोकाइनेज, जबकि हेक्सोकाइनेज ईच एंड एवरी टिश्यू में होता है, सही है। अब ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन इसलिए होती है ना, ये ग्लूकोज जब सेल के अंदर आता है तो अगर इसके फास्फोराइलेशन ना होती तो ये वापस चला जाता है ब्लड में, तो इसलिए ये एंजाइम इस ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन करवाती है ताकि ये सेल से बाहर वापस न चले जाए, ठीक है। तो ये एंजाइम डिपेंड करता है कि कौन सा सेल है, अगर लीवर सेल हेपेटोसाइट हो गया तो ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन करवाएगी ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फास्फेट, यानी ग्लूकोज का जो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो नॉर्मली जो है ना ग्लूकोज के यहाँ पे 6 नंबर कार्बन के साथ फास्फेट, 6 नंबर कार्बन के साथ फास्फेट अटैच है। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट कौन होता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट, यानी 1 कार्बन के साथ फास्फेट अटैच होता है। यहाँ पे जो एंजाइम है वो है फास्फोग्लूकोम्यूटेज, ये याद रखना एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में। ये सारा रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है, सही है। अब ग्लूकोज 1 फास्फेट इसके साथ यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, मैंने लिखा यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट किस चीज से बना होता है, ये यूरासिल, ये नाइट्रोजनस बेस है, यूरासिल पेंटोज शुगर और 3 फास्फेट, तो यूरासिल और पेंटोज शुगर ये कंबाइन होकर यूरिडीन बनाते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड है, और जब इसके साथ फास्फेट कंबाइन होते हैं तो ये यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं, ठीक है, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। असल में इस तरह होता है ना कि ये यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट इसकी ब्रेकडाउन होती है यहाँ पे इसकी ब्रेकडाउन होती है,
तो यूरासिल पेंटोज शुगर और एक फास्फेट ये बनाता है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बनाता है, यानी एक फास्फेट एक साथ कंबाइन होता है, ये स्ट्रक्चर यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। और दो फास्फेट फास्फेट जो है अलग हो जाता है। इन दो फास्फेट्स को कहते हैं, इन दो इनएग्रेट फास्फेट को कहते हैं पायरोफॉस्फेट। याद रखना इस मॉलिक्यूल को कहते हैं पायरोफॉस्फेट। तो असल में ये यूरिडीन मोनोफॉस्फेट जो है ना, इस ग्लूकोज 1 फास्फेट के साथ कंबाइन होते हैं, तो एक फास्फेट ये हो गया और एक फास्फेट ये हो गया, तो ये बनाते हैं यूरिडीन डाइफॉस्फेट बनाते हैं। तो यूरिडीन डाइफॉस्फेट और ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज ये मॉलिक्यूल बन जाता है। किस तरह बन गया मैंने बता दिया कि नॉर्मली यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट जो कि इसके साथ 3 फास्फेट होते हैं, ये ब्रेक हो जाता है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में, 2 फास्फेट अलग हो जाता है, ये पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल बनाता है। और ये यूरिडीन मोनोफॉस्फेट इसका एक फास्फेट और ग्लूकोज 1 फास्फेट का एक फास्फेट, ये कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाता है यूरिडीन डाइफॉस्फेट और ग्लूकोज के साथ बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है ये है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है। अब असल में यहाँ पे क्या होता है, अब ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज है ना, ये कन्वर्ट होता है एक मॉलिक्यूल में जिसको हम कहते हैं प्राइमर। ठीक है, तो यहाँ पे असल में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोजिनिन। ग्लाइकोजिनिन इसके साथ एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स है, वो अमीनो एसिड का नाम है थायरोसिन। थायरोसिन, ये थायरोसिन इसके साथ फिनोल ग्रुप OH ग्रुप होता है। सही है, ये OH ग्रुप जो है ना बेसिकली क्या करता है, ये ग्लूकोज एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजिनिन जो कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट है थायरोसिन, थायरोसिन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये रिसीव करता है ये ग्लूकोज। तो जब ये ग्लूकोज रिसीव करता है तो ये यूडीपी इससे अलग हो जाता है। ठीक है, तो यूडीपी इससे किस तरह अलग होता है, असल में ये जो पायरोफॉस्फेट है ना, ये पायरोफॉस्फेट, ये दो मॉलिक्यूल ऑफ फास्फेट को पायरोफॉस्फेट, ये ब्रेक हो जाता है, ये हाईली एनर्जी बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये ब्रेक होता है। तो जब ये ब्रेक होता है तो ये अलग अलग फास्फेट बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग फास्फेट साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। ठीक है, फिर वो वापस जो है ना यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट वापस बनाते हैं। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी जब रिलीज होती है ना, इस तरह एनर्जी रिलीज होती है। सही है, इस एनर्जी रिलीज की जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट और ग्लूकोज के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, या यूरिडीन डाइफॉस्फेट इससे अलग हो जाता है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, और ग्लूकोज ग्लाइकोजिन के साथ कंबाइन होता है, यानी कि ग्लूकोज ग्लाइकोजिनिन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है इस तरह, और ये ग्लाइकोजिनिन है। ठीक है, ये वही सेक्स नंबर कार्बन है, ठीक है, इसका O है। ठीक है, और ये ग्लूकोज है। तो ये देखो ग्लूकोज और ग्लाइकोजिन के दरमियान बॉन्ड बन गया, यानी ये वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये OH है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ रह जाता है। सही है, और ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज और ग्लाइकोजिन के दरमियान इस तरह बॉन्ड बन जाता है। ये बॉन्ड किस तरह बन गया, यहाँ पे पायरोफॉस्फेट की ब्रेकडाउन हो गई। ये जो पायरोफॉस्फेट है ना, ये इसको कौन ब्रेक करता है, याद रखना कि पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम है, पायरोफॉस्फेटेज। ये पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम जो है ना, इस पायरोफॉस्फेट को ब्रेक करते हैं, इसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी यूडीपी और ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, एज अ रिजल्ट ग्लाइकोजिनिन, ग्लाइकोजिनिन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ ये ग्लूकोज कंबाइन हो जाता है। सही है, और इसी तरह यानी ग्लूकोज असल में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे बॉन्ड बनाता है इस तरह, और यह एक ग्लूकोज इसके साथ कंबाइन हो गया, तो एक यूडीपी रिलीज हो गया। इसी तरह एनदर यूडीपी से रिलीज होता है, इस तरह बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल बन जाते हैं ना, एनदर यूडीपी रिलीज होता है, तो एज अ रिजल्ट एनदर ग्लूकोज इस तरह कंबाइन हो जाता है, और इस तरह एक एनदर ग्लूकोज यूडीपी रिलीज हो जाता है। सही है, इससे एनदर यूडीपी रिलीज हो जाता है और एज अ रिजल्ट एनदर ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो जाता है, और इस तरह ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन जाता है, अल्फा, क्योंकि ये अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इस तरह बन जाता है। याद रखना ये जो ग्लाइकोजिनिन है ये एंजाइम है, और ये एंजाइम ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये तो प्रोटीन है। याद, ये तो प्रोटीन है, ये ग्लूकोज है, क्योंकि दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है। सही है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के दरमियान है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। सही है, तो इस प्रोसेस को असल में क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोग्लाइकोसाइलेशन। ऑटोग्लाइकोसाइलेशन, क्योंकि ये एंजाइम जो है ना, ये जो ग्लाइकोजिनिन है, ये ग्लाइकोजिनिन है ना, ये ग्लाइकोजिन क्या है, ये सेल्फ ग्लाइकोसाइलेटिंग एंजाइम है, ये खुद जो है ना एक ग्लाइकोसाइलेटिंग एंजाइम है, अपने साथ जो है ग्लूकोज कंबाइन करता है, इस तरह एक मॉलिक्यूल बनाता है, इसको कहते हैं प्राइमर। ये प्राइमर जो है ना फिर ग्लाइकोजिन सिंथेज एंजाइम का जो रिकॉर्ड होता है वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ, लेकिन इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोग्लाइकोसाइलेशन। जब यूडीपी से ग्लूकोज यूडीपी से अलग हो जाता है इस पायरोफॉस्फेट की रिलीज की एनर्जी की वजह से, एज अ रिजल्ट ग्लाइकोजिन ग्लूकोज के साथ इस तरह कंबाइन हो जाता है और ये मॉलिक्यूल बनाता है। तो इस तरह 3 ग्लूकोज इसके साथ कंबाइन होता है, अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और एक मॉलिक्यूल बनाता है, इसको कहते हैं प्राइमर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोग्लाइकोसाइलेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ऑटोग्लाइकोसाइलेशन। सही है, तो यहां तक ये प्राइमर बन गया, इसको कहते हैं प्राइमर। अब मैं इसको मजीद फर्दर प्रोसीड करता हूं।
अब यहाँ तक बात आ गई कि एक प्राइमर बन गया, यानी प्राइमर में क्या था, ग्लाइकोजिन था, ठीक है, और इसके साथ 3 ग्लूकोज बन गए थे, ठीक है। अब ग्लाइकोजिन सिंथेज इस एंजाइम की, ये एंजाइम जो है ना, ये क्या करवाता है, इस प्राइमर की थोड़ी इसकी चेन जो है ना, मजीद जो है ना, इसको थोड़ा लॉन्ग करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा इसके साथ एक मजीद ग्लूकोजेस कंबाइन करते हैं, ठीक है, इस तरह थ्रू अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड, इस तरह ग्लूकोजेस कंबाइन करते हैं, ठीक है, इस तरह ग्लूकोज कंबाइन हो जाती है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड, इस तरह ये ग्लाइकोजिन सिंथेज एंजाइम क्या करवाता है, इस प्राइमर के साथ मजीद ग्लूकोज कंबाइन करते हैं, ठीक है, तकरीबन 11 तक 11 तक ये ग्लूकोज इस तरह ये एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है। अब ये प्राइमर इस ग्लाइकोजिन सिंथेज के लिए क्यों रिक्वायर होते हैं, इसलिए ये जो ग्लाइकोजिन सिंथेज एंजाइम है ना, ये चेन सिंथेसिस इस तरह, जो ये जो चेन है ना, इस तरह ये चेन सिंथेसिस इनिशिएट नहीं कर सकता, ठीक है, ये चेन सिंथेसिस इनिशिएट नहीं कर सकता इस तरह ये जो प्री ग्लूकोज है ना, हमारे पास ये प्री ग्लूकोज है या यूडीपी ग्लूकोज है, ये यूरोडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज था या प्री ग्लूकोज, इससे इस तरह लॉन्ग चेन नहीं बना सकता, इसलिए ये पहले ये प्राइमर बन जाता है, ये पहले 3-4 ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन के साथ ये प्राइमर बन जाता है, फिर ये प्राइमर जो है ना, इसकी लॉन्ग चेन कौन करवाता है, ग्लाइकोजिन सिंथेज। तो ग्लाइकोजिन सिंथेज के लिए प्राइमर इसलिए रिक्वायर होता है ताकि वो इसके पहले जो है ना, ये प्राइमर थोड़ा इसके साथ ग्लूकोज कंबाइन हो जाए ताकि ये ग्लाइकोजिन सिंथेज फर्दर जो है ना, इसकी लॉन्ग चेनिंग करवा सके, ठीक है। तो असल में ग्लाइकोजिन सिंथेज इस इस तरह डायरेक्ट हमारे पास चेन सिंथेसिस इनिशिएट नहीं कर सकता प्री ग्लूकोज से, तो इसलिए इसके लिए प्राइमर यानी ये मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है। इसके साथ मजीद इस तरह ग्लूकोज कंबाइन करते हैं, हमारे पास यूडीपी रिलीज हो जाता है, यूडीपी रिलीज हो जाता है। अब भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 ग्लूकोज कंबाइन किए तो 8 यूडीपी रिलीज होगी, इस तरह 8 यूडीपी रिलीज होगी, सही, हमारे पास 8 यूडीपी, एज अ रिजल्ट इस तरह एक लॉन्ग चेन बन जाएगा, सही है। तो ये किसने बनाया, ग्लाइकोजिन सिंथेज। याद रखना ये जो ग्लाइकोजिन सिंथेज है ना, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ये मैं रेगुलेशन में समझाऊंगा, लेकिन याद रखना ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि लॉन्ग चेनिंग करवाता है इस तरह इस प्राइमर की, सही है। अब एक अनदर एंजाइम है ब्रांचिंग एंजाइम, या इसका दूसरा नाम है अमाइलो अल्फा 1,4,2 अल्फा 1,6 ट्रांसग्लूकोसाइडेज, ये इन दोनों एंजाइम का नाम है, यानी ब्रांचिंग एंजाइम शॉर्ट नाम इसका है ब्रांचिंग एंजाइम, क्योंकि ये ब्रांचिंग करवाता है, या ये इसका दूसरा नाम ये है। ये ब्रांचिंग एंजाइम क्या करवाता है, ये जो मॉलिक्यूल बन गया इसकी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड, यानी कहाँ पे बांध, जब ये चेन जो है ना तकरीबन 11 ग्लूकोज मॉलिक्यूल तक बन जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ग्लूकोज तक ये चेन चला जाता है, इस तरह ग्लूकोज कंटिन्यूस रहता है, तो फिर ये तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड, ये सारे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड है, ठीक है। ग्लाइकोजिन सिंथेज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड बनाता है, याद रखना ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड बनाता है। तो फिर जब 11 मॉलिक्यूल तक 11 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस तरह चेन बनाते हैं अल्फा 4 ग्लाइकोसिडिक बांड के थ्रू, तो फिर ये ब्रांचिंग एंजाइम, यानी इसका दूसरा नाम ये ब्रांचिंग एंजाइम क्या करवाता है, इस चेन के 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड को ब्रेक करते हैं और तकरीबन 5 से 8 तक ग्लूकोज जो है ना, इसका एक ब्लॉक उठाते हैं, ठीक है, और इस लॉन्ग चेन के साथ या तो एडजेसेंट वाले चेन या अनदर चेन के साथ इसके साथ कंबाइन करते हैं थ्रू 1,6 ग्लाइकोसिडिक बांड। क्या करता है ये, इस तरह ये 6 कार्बन है ना ग्लूकोज का, तो इस तरह ये 6 कार्बन, ये 5 है, ये 6 है, इस तरह 6 ग्लूकोज कार्बन है ना, तो अनदर यही जो उसको कट किया था, एक ब्लॉक बनाया था 5 to 6 ग्लूकोज का एक ब्लॉक कट किया था, और वो यानी यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड को ब्रेक किया था और वही ब्लॉक यहाँ पे लाया, किसने लाया, ब्रांचिंग एंजाइम ने। इस ब्रांचिंग एंजाइम ने क्या करवाया, वही ब्लॉक को इस चेन के साथ थ्रू 1, यहाँ पे ये अनदर ग्लूकोज है, इसका कार्बन नंबर 1 है, ये जो ऑक्सीजन के करीब होता है इसको कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 और ये इस चेन का कार्बन नंबर 6 के साथ इस तरह जोड़ता है, ठीक है। ये ब्लॉक, ये सारा वही ब्लॉक है जो मैंने ब्रेक किया है, ठीक है। मैंने एक को सिर्फ सही ब्रांच किया, बाकी इसको साथ ये सारे ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज है। तो इस तरह 1 अल्फा, ये है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बांड, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बांड। तो ब्रांचिंग एंजाइम या अमाइलो अल्फा 1,4 to अल्फा 1,6 ट्रांसग्लूकोसाइडेज एंजाइम, ये ब्रांचिंग करवाते हैं, ठीक है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बांड बनाता है। अभी ब्रांचिंग क्यों करवाते हैं, ब्रांचिंग इसलिए करवाते हैं, ठीक है, ये जो अनब्रांच लीनियर चेन बना हुआ होता है ना, ये एन सॉल्युबल होता है, ठीक है, इसमें रिड्यूसिंग इन जो है नहीं होते, एज अ रिजल्ट ब्रांचिंग एंजाइम क्या करवाता है, इसको ब्रांचिंग बनाते हैं। ब्रांचिंग इसलिए बनाते हैं ताकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाए, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ब्रांचिंग करवाते हैं। तो इस तरह एक चीज यहाँ पे ऐड किया।
अब तो ग्लाइकोजन सिंथेज तो मजीद इस तरह ग्लूकोज इस तरह के लीनियर चेन बनाते हैं, तो ब्रांचिंग एंजाइम अनदर इस तरह अनदर 1,4-ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, एक अनदर 5 to 6 ग्लूकोज का एक ब्लॉक लाते हैं, और इस तरह यहाँ पे मैंने ये लिया मैंने, ठीक है, एडजस्टेंट भी हो सकता है, इस तरह अनदर चेन भी हो सकता है, ठीक है। तो वही ये ग्लूकोज है, ठीक है, और वही ब्लॉक जो कंसीडर करोगे ये ब्लॉक इसने ब्रेक किया, ठीक है, 1,4-ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड ये ब्लॉक। अब ये ब्लॉक यहाँ पे लाता है कौन एंजाइम? ब्रांचिंग एंजाइम। ब्रांचिंग एंजाइम इस ब्लॉक को लाता है और इस चेन के साथ, ये चेन का कार्बन नंबर 6 है और ये वही तो कार्बन नंबर 1 है ना, कार्बन 6 बॉन्ड बनाता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनाता है इस तरह, और ये तो वही सारे बाकी तो 1,4-ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, और इस तरह एक ब्रांचिंग बनती है, ठीक है। ये देखो मैंने आखिर में क्या बन गया, आखिर में ऐसा बन गया, ये तो लीनियर चेन बन गया, लीनियर चेन यहाँ पे ब्रांचिंग 1,6 बॉन्ड आ गया ना, फिर वही लीनियर चेन है, फिर इस तरह ये लीनियर चेन कंटिन्यू है, फिर अगेन 1,6 के साथ इस तरह अगेन ब्रांचिंग बन गया, इस तरह देखो ये वही लीनियर चेन के साथ अगेन कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 के साथ अगेन ब्रांचिंग बन गया, इस तरह फिर लीनियर चेन अगेन कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बन गया। तो ये ब्लॉक असल में ये ब्रांचिंग एंजाइम ये एंजाइम करवाता है, इसका शॉर्ट नेम है ब्रांचिंग एंजाइम। तो इस तरह ये ब्रांचिंग करवाते हैं ताकि सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सके इससे। तो ग्लाइकोजन बन गया ना, मैंने ग्लाइकोजन स्टार्ट में बताया था कि ये अल्फा ग्लूकोज का एक हाईली ब्रांच पॉलीमर होता है, तो इससे देखो ये ब्रांचिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग। तो ये अल्फा 1 से ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड और अल्फा 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 और इस तरह ये अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड का एक चेन बना हुआ होता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोजन। तो ऐसा ग्लाइकोजन बन गया। तो इन दोनों एंजाइम का नाम याद रखिए, ग्लाइकोजन सिंथेज एक लीनियर चेन बनाता है, ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, जबकि ब्रांचिंग एंजाइम 1,6 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनाता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिलिक ब्रांचिंग बनाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं ब्रांचिंग एंजाइम। जबकि इसका असल नाम है अमाइलो अल्फा 1,4, यानी अल्फा 1,4 से बॉन्ड को कन्वर्ट करता है अल्फा 1,6 ट्रांसग्लूकोसाइडेज एंजाइम। तो ये इस एंजाइम का दूसरा नाम है असल में, सही है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं ब्रांचिंग एंजाइम, क्योंकि ब्रांचिंग करवाते हैं ताकि सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सके। और इसी तरह हमारे पास ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है। तो ग्लाइकोजन में याद रखना कि अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड भी होते हैं और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड भी होते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, तो दोनों बॉन्ड इसमें होते हैं, ठीक है, ब्रांचिंग भी होती है, सही है। तो ये हाईली ब्रांच पॉलीमर होते हैं ऑफ अल्फा ग्लूकोजेस, और इस तरह हमारे पास ग्लूकोज बन जाती है, सही, ग्लाइकोजन बन जाती है। तो ये जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो है ग्लाइकोजन सिंथेज, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी रेगुलेशन की तरफ। नाउ लेट्स डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। तो रेगुलेशन में एक बात याद रखना, जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो है ग्लाइकोजन सिंथेज। बस इस एंजाइम की रेगुलेशन हम समझाएंगे, दोनों एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी और हार्मोनल रेगुलेशन यानी कोवेलेंट रेगुलेशन। तो याद रखना एलोस्टेरिक रेगुलेशन में क्या आता है, ये जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज 6 फास्फेट इस ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। क्यों करता है? अगर सेल के अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट ज्यादा हो तो ये सिग्नल एज अ सिग्नल के तौर पर काम करता है कि हाँ सेल के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, इसको कन्वर्ट करना चाहिए ग्लाइकोजन में, तो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, सही है। तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट याद रखना। अब हम आते हैं हार्मोनल रेगुलेशन या कोवेलेंट रेगुलेशन में। तो कोवेलेंट रेगुलेशन में हम क्या समझाएंगे, इसको कौन स्टिमुलेट करता है, कौन इनहिबिट करता है? ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन इस ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट करवाता है। क्या करता है? इनहिबिट करता है। जब फास्टिंग एक पेशेंट फास्टिंग के हालत में हो या स्ट्रेस हालत में हो, ठीक है, तो ये ग्लूकागॉन डिपेंड करता है कौन से हालत में है। अगर मिसाल के तौर पर स्ट्रेस हालत में था तो एपिनेफ्रिन आता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो ये एपिनेफ्रिन आता है, इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, ठीक है। तो जब जैसे ये बाइंड हो जाए तो इस यहाँ पे इंट्रासेलुलर जी प्रोटीन है, इसके 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा जो है ना ये इसके साथ असल में नॉर्मली इनएक्टिवेट हालत में जीडीपी बाइंड होता है। जैसे एटीपी इसके साथ बाइंड हो जाए तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाती है और ये जीडीपी को रिमूव करता है, इसके साथ अपने साथ जीडीपी बाइंड करता है। जैसे ही अल्फा सब यूनिट के साथ जीडीपी बाइंड हो जाए तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे एक एंजाइम है एडिनाइल साइक्लेज। ये एडिनाइल साइक्लेज एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में। तो एपिनेफ्रिन बाइंड होने की वजह से सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी ज्यादा हो जाती है। तो साइक्लिक एएमपी क्या करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोटीन है, प्रोटीन काइनेज ए। ये प्रोटीन काइनेज ए इसके लेवल ज्यादा होते हैं, यानी ये साइक्लिक एएमपी इस प्रोटीन काइनेज को स्टिमुलेट करता है। ये प्रोटीन काइनेज ए जो है ना हमारे पास इस ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को फास्फोरिलेशन करवाता है, इसके साथ फास्फेट ऐड करता है, इसकी फास्फोरिलेशन करवाता है, फास्फोरिलेशन करवाता है। तो जब इसकी फास्फोरिलेशन हो जाए तो ये ग्लाइकोजन सिंथेज का
ग्लाइकोजन सिंथेसिस का बी पाम यानी एन एक्टिव पाम जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है और एज अ रिजल्ट ये एंजाइम जो है ना हमारे पास इनहिबिट हो जाता है। तो जब ग्लाइकोजन सिंथेस इनहिबिट हो जाए तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस फर्दर प्रमोट नहीं होगी। इसी तरह ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन इसको इनहिबिट करवाता है, जबकि इंसुलिन इस ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। मैंने पहले बताया था किस तरह एक्टिवेट करता है। ये इंसुलिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के थ्रू, इंसुलिन का स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर के थ्रू बाइंड हो जाता है तो ये अंदर सिग्नल भेजता है। यहाँ पे एक प्रोटीन है, प्रोटीन फास्फेटेज 1, प्रोटीन फास्फेटेज 1, ये प्रोटीन फास्फेटेज 1 एक्टिवेट हो जाता है। ये प्रोटीन फास्फेटेज 1 ये डीफॉस्फोरिलेशन करवाती है इस ग्लाइकोजन सिंथेज की, डीफॉस्फोरिलेशन करवाता है यानी फास्फेट इसकी रिमूव करता है, फास्फेट्स इससे रिमूव करता है यानी डीफॉस्फोरिलेशन करवाती है इस एंजाइम की। तो जब इसकी डीफॉस्फोरिलेशन हो जाए तो ग्लाइकोजन सिंथेज ए पाम यानी एक्टिव पाम एक्टिवेट हो जाएगा, और जब एक्टिव पाम एक्टिवेट हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट ये ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम जो है ना हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसी तरह इंसुलिन ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिवेट करता है, जबकि ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन इसको इनहिबिट करता है। ये कौन से हालत में? ये जब हम विल फीड, जब हम ज्यादा खाना खाते हैं ना उस हालत में ये, और जब हाइपरग्लाइसीमिया हो, सेल के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो तो इंसुलिन जो है रिलीज होता है पैनक्रियास के बीटा सेल से, और ये आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के साथ एक इसके लिए अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, इंसुलिन स्पेसिफिक रिसेप्टर, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। फिर अंदर सेल के अंदर प्रोटीन फास्फेटेज 1 एंजाइम ये एक्टिवेट करता है। प्रोटीन फास्फेटेज 1 ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की डीफॉस्फोरिलेशन करवाते हैं। डीफॉस्फोरिलेशन की वजह से ग्लाइकोजन सिंथेज अल्फ ए या एक्टिव पाम स्टिमुलेट हो जाता है और एज अ रिजल्ट ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, जबकि ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन जो है ना हमारे पास सेल के अंदर साइक्लिक एमपी ज्यादा करता है, इसकी वजह से प्रोटीकाइनेज एक्टिवेट हो जाएगा, वो फास्फोरिलेशन करवाएगी, सारी वो फास्फोरिलेशन करवाएगी इस ग्लाइकोजन सिंथेज की, यानी ग्लाइकोजन सिंथेज बी या एन एक्टिव पाम जो है ना ये स्टिमुलेट हो जाएगा और एज अ रिजल्ट ये एंजाइम जो है ना इनहिबिट हो जाएगा। इसी तरह ग्लाइकोजेनेसिस एंजाइम ग्लाइकोजेनेसिस ये इस तरह रेगुलेट हो जाता है। ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन हो गया और ये हार्मोनल या कोवेलेंट रेगुलेशन हो गया। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट और द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस इज ग्लाइकोजन सिंथेज, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें मैंने ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का ओवरव्यू बता दिया। फिर इससे रिलेटेड जो है ना ग्लाइकोजेनेसिस वो सारा जो भी कंसेप्ट है वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज।